Hello friends, welcome to our channel Lok Seva Exams powered by Whiteboard Let's Start Learning app. So as you know, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो अपना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी आई है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, हमने देख लिया है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे ऐप पर वो सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, राइट। सो आई होप आप लोग देख रहे होंगे एंड दिस वॉट एवर इनिशिएटिव जो हम लोग चला रहे हैं, आई होप कि इट इज़ हेल्पिंग यू इट इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारे जो इनिशिएटिव हैं लाइक डेली प्रैक्टिस क्विज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ठीक है, ई बुक ऑन लेबर लॉज, वीडियोस फॉर एवरी एक्ट, सारे एक्ट का एक एक वीडियोस हम उसका एक समरी बना रहे हैं, राइट। तो वो सारे यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम दोस्तों ये उसी सीरीज़ में एक दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एज यू नो PYQ, सॉरी, ओके। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं PYQs, आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पुराने साल जो इसका 2000 कब हुआ था एग्जाम, ये देखिए इसका जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2019। ठीक है, दूसरा कब हुआ, उसके पहले कब हुआ था 2015 में, राइट, 15 एंड 19। ठीक है, 1920। तो ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, राइट, तो उसका एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, राइट। तो ये वीडियो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2015 का उसमें जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, ठीक है, PA जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, जिसमें लेबर लॉज, राइट, लेबर लॉज रहता है, ओके, लेबर लॉज, IR, कंप्यूटर, ठीक है, RTI एक्ट, राइट, न्यू पेंशन स्कीम, NPS, वो सारे टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा देखिए। हमारे ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो या इसमें आपका PDF चाहिए, अगर आपको PYQs का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, वो भी हमारे ऐप पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये सारा कंटेंट हमारे ऐप पे उपलब्ध है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर इसको देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2019 का, सॉरी 2015 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो आपको पता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहला चीज होता है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं अपने पहले के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। आई क्लियर्ड 3 IAS UPSC IAS प्रीलिम्स, ठीक है, बाय सेल्फ स्टडी। ठीक है, मैंने अपने से देखा, कंटेंट ऑनलाइन देखा, ठीक है, वो सारे चीज़ें। उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपको एक गाइडलाइन देता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, किस फैक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप करा दीजिए, उसका वीडियो लेके आइए, उसका PDF है, अपलोड कर दीजिए ऐप पे। ठीक है, तो इसका PDF भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, राइट। जो ये PYQ है, स्पेशली जो लेबर लॉ का क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करेंगे, राइट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, राइट 2015 का पेपर है, मैंने ऑलरेडी बताया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के बेसिस पे था कि लीगलाइज द ट्रेड यूनियन एंड गिव्स इट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अंडर द विच सेक्शन। पहला क्वेश्चन जो है कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 का किस सेक्शन के तहत पूछ रहा है, कि किस धारा के तहत। देखिए यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, राइट। तो हमारा जो जितने भी कंटेंट है हमारे ऐप पर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, चाहे वो टॉपिक हो, MCQ हो, या टेस्ट सीरीज हो, या ई बुक हो, राइट, या वीडियो का एक्सप्लेनेशन हो। आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी कंटेंट मिलेंगे, राइट। देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 जो है उसके किस धारा के तहत
यूनियन को वैध और उसे कारपोरेट व्यक्तित्व प्रदान करता है। ठीक है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस सेक्शन के तहत जो है जो यूनियन को लीगलाइज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, राइट। ठीक है, तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये स्पेशली ध्यान देना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा शायद, मे बी, आई डोंट नो, दे में रिपीट ऑल्सो समटाइम्स पूछता है, रिपीटेशन भी होता है, बट ये हो सकता है क्वेश्चन ना आए, बट नेचर ऑफ क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आपको बताना है। ट्रेड यूनियन एक्ट अगर आपने पढ़ रखा है, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑलरेडी इसका जो पीडीएफ है हमने अपने ऐप पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज के सीरीज का, उसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। तो ऑप्शन देखिए 11, 12, 13 और 14 सेक्शन है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी। ठीक है, सेक्शन जो 13 है, सेक्शन विच सेक्शन, सेक्शन 13 है, वो क्या करता है जो, ठीक है, सेक्शन 13, राइट। सेक्शन 13 ट्रेड यूनियन एक्ट का, इसको जो भी ट्रेड यूनियन को लीगलाइज करता है, ठीक है, तो उसमें ये मेंशन किया गया है, ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये आप जब पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, देखिए सी, 13, सेक्शन 13। अंडरस्टूड? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 are industries which may be declared to be public utility service under sub clause 6 of clause N of section 2 laid down। बहुत ही थोड़ा से डीप में क्वेश्चन है, ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम आपका ये जो सिलेबस में है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। हमको पढ़ना है कि किस अनुसूची के अंतर्गत उद्योग जिन्हें धारा 2 के खंड N के उपखंड 6 के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं घोषित किया जा सकता है। ठीक है, पूछ रहा है, समझ गए क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि ऐसे जो वह उद्योग हैं जिनको सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, लाइक ओके, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, कौन से उद्योग को डिस्क्लेयर कर सकता है, ये किस शेड्यूल में मेंशन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ गए? तो ये जब आप एक्ट को पढ़ोगे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको फोकस कैसे करना है, देखिए सेक्शंस पे, कौन सा सेक्शंस है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। शेड्यूल क्या है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। कितने इसमें खंड्स हैं, वो सारी चीजें आपको फोकस करना है व्हाइल रीडिंग दीज एक्ट्स। ठीक है, तो इसका है देखिए ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, राइट। तो इसमें देखिए फिफ्थ शेड्यूल, राइट। तो इसका आंसर क्या है, देखिए दोस्तों, इसका आंसर है, ओके, आंसर है ए, फर्स्ट शेड्यूल में। अंडरस्टूड? इसका आंसर क्या है, देखिए इसका है आंसर फर्स्ट शेड्यूल, राइट। तो ये सारी चीजें किसमें मेंशन की गई हैं, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डील्स विथ एम्प्लॉयमेंट और वर्क बाय वुमेन प्रोहिबिटिंग ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। ठीक है, आपको पता है कि मैटरनिटी विमेन्स जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961, ठीक है, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो उसमें पूछ रहा है कि किस धारा में ये मेंशन है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वर्क बाय वुमेन प्रोहिबिटिंग ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। ठीक है, कि महिलाएं एक सर्टेन पीरियड में, आपको पता है कि मैटरनिटी लीव मिलती है महिलाओं को, जो भी वर्किंग वुमेन है उनको क्या मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, राइट। ठीक है, आपको पता है 180 डेज की मैटरनिटी लीव मिलती है, 6 मंथ की। तो उस दौरान सर्टेन पीरियड है कि मैटरनिटी या प्रेगनेंसी के बाद मिनिमम इतने मंथ आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किस सेक्शन में ये चीजें मेंशन की गई हैं, राइट। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, राइट। तो इसका आंसर क्या है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में ये मेंशन किया गया है, ये जो विमेन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो आपको फोकस करना है पढ़ते समय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, राइट, मैटरनिटी बेनिफिट 1961। ठीक है, ओके, 1961 में ये था, आया था, राइट। इसमें बहुत सारे
अमेंडमेंट्स आए उसके बाद, अमेंडमेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं, तो ये सारे एक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, सेम क्वेश्चन, ऑलरेडी हमने एक्ट में आया था क्वेश्चन, डील्स विद द पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग इन हायर कोर्ट। पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से मान लीजिए किसी वर्कर के खिलाफ कुछ प्रोसीडिंग्स या कुछ कानूनी कार्रवाई पेंडिंग है कोर्ट में, राइट। तो कौन सा सेक्शन में ये मेंशन है कि उसे फुल पेमेंट, फुल वेज मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की कौन सी धारा उच्च न्यायालयों में कार्यवाही लंबित रहने तक कामगार को पूर्ण मजदूरी का भुगतान से संबंधित है। तो ये क्या कह रहा है कि उसको फुल वेज मिलेगा ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट। तो ऑप्शंस क्या है देखिए, 17A, 17B, 17C, नन ऑफ द दीज, ओके। तो इसका आंसर देखिए क्या है, 17B। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। तो आपको जब पढ़ना है एक्ट, तो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उस पर अटेंशन पे करना है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए, 17B, ओके। तो इसका C, B आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों कि आपको कहाँ पे फोकस करना है पढ़ते समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पर्पज यही होता है कि आपको एक गाइडलाइन देता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, किस तरह के फैक्ट्स पे आपको फोकस करना है, राइट, अंडरस्टूड। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कब के, 2015 में आए थे, ठीक है। 2015 का जो पेपर है दोस्तों, 2015 में जो आरआरबी के द्वारा एसडीयू, इसमें जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए देखिए बनाया है, एक पीपीटी, राइट, ठीक है। प्रोफेशनल एबिलिटी का जितना भी पार्ट था, लेबर लॉज, आरटीआई, राइट, ठीक है। तो ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए या आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर फुल कोर्स जो आप ज्वाइन करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर फुल कोर्स आल्सो, उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आपको फुल कोर्स वीडियोज़, ई बुक, टेस्ट सीरीज, MCQs, टॉपिक वाइज, एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन माई ऐप, राइट, ठीक है। चलो, सॉरी, ओके। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर हु आर ड्रॉइंग सैलरीज ऑफ नॉट मोर देन, ठीक है, इतने रुपए से पर मंथ आर कवर्ड अंडर द ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एट प्रेजेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होगा कि ESI एक्ट होता है, ESI एक्ट, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। पूछ रहा है कि इसमें कितने पर मंथ कितनी सैलरी होनी चाहिए जो ऐसे वर्कर्स इसके अंदर कवर हैं, ठीक है। ऐसे वर्कर्स, कौन से वर्कर्स कवर होंगे जिनकी सैलरी कितने रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। वही एम्प्लॉय बाय द ऑर्गेनाइज सेक्टर हु आर ड्रॉइंग सैलरी ऑफ नॉट मोर देन, ठीक है, कि मतलब उतने से ज्यादा सैलरी नहीं हो रही है, आर कवर्ड अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो प्रति माह रुपए से अधिक वेतन नहीं लेते हैं, वो वर्तमान में कर्मचारी संख्या अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इनमें ऑप्शंस क्या है, सॉरी सॉरी, ऑप्शन है देखिए 15,000, 10,000, 6,500, 3,500, राइट। तो इसका देखिए उस टाइम जब ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, कब पूछा गया, एग्जाम कब हुआ था, 2015 में, राइट। तो जो 2015 में इसका ESI का लिमिट था वो क्या था, 15,000 रुपये, ओके, 15,000 पर मंथ, ओके। बट नाउ ये बढ़ा के क्या कर दी गई है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीमा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में बढ़ाकर 21,000 कर दी गई है, लेकिन जब एग्जाम हुआ था 2015 में, तब के हिसाब से क्या करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी आते रहते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट नाउ जो ESI की लिमिट है दैट इज 21,000, ओके। अभी क्या है, अभी कितनी है, अभी है 21,000, ओके, प्रेजेंट टाइम में, कि किसी ऐसे वर्कर्स ESI के अंदर कवर होंगे जिनकी सैलरी 21,000 पर मंथ से अधिक नहीं है, राइट, अंडरस्टूड। तो ये सीलिंग है पर मंथ, ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा क्वेश्चन है।
ये पूछा जा सकता है। ईएसआई में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ईएसआई में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है। ईएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपने देखा ये पूछे गए हैं, राइट। तो इसमें एमसीक्यूज हमने भी अपने ऐप पे है, आप एमसीक्यूज जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऐप और जो भी आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। ओके, एज पर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, देखिए फिर से क्वेश्चन, ईएसआई एक्ट 1946 जो 1948, हु अमंग द फॉलोइंग वुड क्वालिफाई एज अ डिपेंडेंट पूछ रहा है। आपको पता है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, ठीक है, जो या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनमें क्या है, उनको डिपेंडेंट्स को भी कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे मेडिकल बेनिफिट मिलता है, या कुछ डिजीज इन केस ऑफ समथिंग हैपन्स टू एम्प्लॉई, तो उसके परिवार वालों को कुछ मदद मिलती है कुछ, ठीक है। तो वो सारे केस में पहले तो डिपेंडेंट्स कौन है, आश्रित लोग कौन है, ठीक है, डिपेंडेंट्स किसको कहा जाएगा। देखिए उसमें डिपेंडेंस में हो सकता है उसके वाइफ हो, ठीक है, मदर, फादर, ठीक है, चाइल्ड, ये तो बाय डिफॉल्ट रहते ही हैं, मदर, फादर, चाइल्ड, ठीक है। ये एम्प्लॉय के जो भी रहते हैं, दे आर पार्ट ऑफ डिपेंडेंट नॉर्मल केसेस इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। विडोड मदर, मैंने बताया ऑलरेडी मदर है तो ये तो होगा ही, ठीक है। माइनर एडॉप्टेड सन, एक्चुअली एज पर द एक्ट इफ यू आर अडॉप्टिंग एनी माइनर सन दे आर आल्सो पार्ट ऑफ, ठीक है, डिपेंडेंट, दे विल बी डिपेंडेंट, ठीक है। अनमेरिड डॉटर, मैंने बताया कि डॉटर्स हैं बट टिल दे गेट मैरिड, ओके। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, तो देन ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, डी, ऑल ऑफ दिस करेक्ट, ओके, अंडरस्टूड। तो इस केस में क्या है, देखिए जो अगर किसी की माँ विडो है, एनीवे विडो इज, मदर इज पार्ट ऑफ डिपेंडेंट, माइनर एडॉप्टेड सन, तो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात थी कि इफ यू आर एडॉप्टिंग एनी सन, एनी चिल्ड्रन, चाइल्ड, तो वो एडॉप्टेड चाइल्ड भी इसका पार्ट होगा, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था ईएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, prohibits discrimination in selling to men and women engaged in the work of similar nature। बोल रहा है कि कौन सा एक्ट है जो प्रोहिबिट्स करता है कि डिस्क्रिमिनेशन इन फिक्सिंग सैलरी टू मेन एंड वीमेन एंगेजिंग इन द वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, समान प्रकृति कार्य में लगे पुरुषों और महिलाओं के वेतन निर्धारण में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। पूछ रहा है कि जो महिलाओं और आदमी में, पुरुषों में भेदभाव होता है सैलरी देने में, वो कौन सा एक्ट है जो समान काम के लिए समान वेतन को उसकी वकालत करता है या जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकता है, राइट। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इक्वल आपको नाम से ही पता हो जाएगा, ये कॉमन सेंस से पता कर सकते हो, बट इसको आपको बताना है कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, समान मजदूरी एक्ट, ठीक है। इक्वल रेम्युनरेशन मतलब होता है मजदूरी, जो आपको इमोलमेंट्स मिलता है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस एक्ट में है कि अगर कोई महिला और पुरुष समान नेचर का काम करते हैं, सेम नेचर का काम कर रहे हैं, सिमिलर नेचर का, तो दे आर इंटाइटल्ड फॉर इक्वल पे, ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वीमेन इन टर्म्स ऑफ सैलरी, राइट। तो ये किसमें मेंशन है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 से, जो इसके अंदर ये बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है कि आप किसी महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी फैक्ट्री में, अगर वहाँ पे काम कर रहे हो, समान नेचर का काम कर रहे हैं तो, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है आपको। आपको इस डिस्कशन से यही देखना है कि किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ने जाएंगे तो किस फैक्ट्स पे फोकस करना है, ये आपको पीआईक्यू जो है वो पीवाईक्यू वो बताएगा, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन फॉर ओल्ड सेक्शन 8, सेक्शन 8 जो ओल्ड था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, वो ब्रॉट आउट इन, ठीक है, कब लाया गया था, राइट। तो सेक्शन 8
एक एक्ट है जो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 में था, उसको चेंज करके, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया था, न्यू सेक्शन ऐड किया गया था, वो कब लाया गया था, किस अमेंडमेंट के द्वारा, इट इज आस्किंग। ठीक है, समझ गए? ये हिंदी में भी है, देखिए कि मातृ लाभ अधिनियम 1961 की पुरानी धारा 8 के स्थान पर नई धारा को प्रतिस्थापित किया गया कब। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट्स एक्ट 2006, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट्स एक्ट 2007, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट्स इन 2008, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट्स एक्ट 2009। मैं आपको पहले बताया था दोस्तों कि जितने भी एक्ट सिलेबस में मेंशन हैं, अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, दोज अमेंडमेंट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? अगर उसमें कुछ सुधार हुए हैं, कुछ वो हुए हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ सुधार किए गए हैं तो वो सारे सुधार जो भी हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, अगर कुछ सिग्निफिकेंट टर्म्स चेंज किए गए हैं, राइट? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, आंसर है सी, आंसर इज सी। 2008 में जो अमेंडमेंट्स आया था, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, राइट? तो अमेंडमेंट देखिए यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू सेक्शन फॉर द ओल्ड सेक्शन 8 ब्रॉट आउट बाय द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2008। अंडरस्टूड? तो ये 2008 में ये अमेंडमेंट लाया गया था, सेक्शन 8 को रिप्लेस किया गया था। अभी सेक्शन 8 का आपका काम है, सेक्शन 8 जो है मैटरनिटी बेनिफिट का, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। सेक्शन 8 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था 1961, वो क्या था, राइट? दैट यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन कि ये किस चीज़ की बात करता है, जो सेक्शन 8 है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, राइट? अंडरस्टूड? चलो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसको। ठीक है, तो आप प्लीज 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 इस एक्ट को पढ़िए और बताइए सेक्शन 8 किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म चाइल्ड नॉट इंक्लूडेड। मैंने बताया था आपको कि मैटरनिटी बेनिफिट, ESI एक्ट, ये सब में terminologies are very very important, who are dependents, who are child, who are adults, right? ठीक है, कौन फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, कौन एडल्ट है, कौन एडोलसेंट है, ठीक है, डिजीज पर्सन है, राइट? तो पूछ रहा है चाइल्ड कौन में कौन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या है, रूल है कि 2 बच्चों के लिए, 2 लिविंग चाइल्ड अगर बर्थ देते हैं, उनके लिए ये रूल होता है कि आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी 6 मंथ का, और थर्ड के लिए शायद 12 वीक्स है। ठीक है, आप एक्ट में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि चाइल्ड डज नॉट इंक्लूड, चाइल्ड कौन नहीं आएगा। ऑप्शन देखिए क्या है, मेल चाइल्ड आपको पता है, ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, बॉय है। अ फीमेल चाइल्ड, ओके, शी विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द चाइल्ड। अ स्टिल बोर्न चाइल्ड, नन ऑफ दीज। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड आपको पता है, ये तो होंगे ही, तो दीज आर देयर इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड। स्टिल बॉर्न चाइल्ड मतलब कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है या कुछ कॉम्प्लिकेशन से या उसको हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डज नॉट इंक्लूड द चाइल्ड। स्टिल, अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो देख लो दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करना है। वी आर गेटिंग कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए। ओके, 10th क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ, एवरी एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू बी पेड बाय हिज एम्प्लॉयर इन एन अकाउंटिंग ईयर बोनस, इट इज आस्किंग अबाउट बोनस इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, प्रोवाइडेड he has worked in the establishment for not less than working days in that year। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोनस मिलता है एम्प्लॉयज को, क्या मिलता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको ईयरली एक बार बोनस मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो बोनस के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो पूछ रहा है एज पर द बोनस एक्ट है जो, ठीक है, बोनस का एक्ट, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि मिनिमम आपको उतने दिन काम करना है उस साल में। सपोज एक वर्कर है जो केवल 10 दिन आया है, ठीक है, 10 ही दिन ऑफिस आया, बाकी वो ऑफिस ही नहीं आया, ओनली 10 डेज। ठीक है, he has come office for 10 days only, the complete year, in complete in a year।
ओके। नाउ वो एम्प्लॉई क्या बोनस के लिए एलिजिबल होगा, वही पूछ रहा है कि कितना मिनिमम डेज उसको काम करना है उस साल में जिससे कि वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 30 डेज, 240 डेज, 160 डेज, 190 डेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गलत है आंसर, यहाँ से ये रॉन्गली मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों क्या है, ठीक है, आंसर है 30 डेज। क्या है, 30 दिन। एनी वर्कर he should work minimum 30 days in that year for getting eligible for bonus act, bonus, right? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, an employee is entitled to bonus if they have worked in an establishment for not less than 30 working days in a accounting year. It's not calendar year, it is accounting year. There are two things. ये वेरी बेसिक थिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, just for your knowledge. ओके, वन इज कैलेंडर ईयर। ओके, क्या होता है, कैलेंडर ईयर होता है। ये जो भी फैक्ट्रीज में या उसके ऑफिस में ये चीज टर्म्स यूज होते हैं। ओके, कैलेंडर ईयर। ठीक है, ये दूसरा क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, इसको भी बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर हम इसको फैक्ट्रीज के टर्म में या उसमें अकाउंटिंग ईयर्स को बोलते हैं। ठीक है, इसको राइट। तो कैलेंडर ईयर देखिए क्या है, कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं, कैलेंडर ईयर देखिए है, राइट। तो कैलेंडर ईयर किस कौन सा होगा, कैलेंडर ईयर देखिए होता है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। ओके, कैलेंडर मीन्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अंडरस्टूड। मैं बहुत आराम से टाइम लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आराम से समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। जो अकाउंटिंग ईयर होता है या इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, वो कब से होता है दोस्तों, वो 1 अप्रैल से लेके फ्रॉम 1 अप्रैल, ओके, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, अंडरस्टूड। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च दैट विल बी द अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है देखिए कि नॉट लेस देन 30 डेज वर्किंग डेज इन ए अकाउंटिंग ईयर। तो आपको फाइनेंशियल ईयर देखना है कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही शुड हैव वर्कड मिनिमम हाउ मच, मिनिमम 30 डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना है जब आप एक्ट को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसलिए इस पर आराम से, बहुत आराम से डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट बिल 2013 विच सेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज प्रपोज्ड एज ओमिटेड। मैंने बताया था आपको कि जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग इन दिस एक्ट, लाइक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जो है ओरिजिनल एक्ट, उसमें पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन को ओमिट किया गया था, मतलब कौन से उसको धारा को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, किस धारा को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, जो क्या था, बोनस भुगतान संशोधन अधिनियम 2013 में आया था, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। इसका आंसर देखो क्या है, सेक्शन 12, राइट। तो सेक्शन 12 को हटाने का किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एज पर अमेंडमेंट सेक्शन 12 वाज प्रपोज्ड फॉर मीटिंग अंडर दिस अमेंडमेंट्स। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, राइट। तो ये 2015 का पेपर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको पूरा आपके लिए बनाया है पूरा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक करिए और ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसके PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट, मैंने बताया था सारे एक्ट में आपको कवर होंगे। मिनिमम वेज एक्ट 1948 एंड एडोलसेंट, ठीक है, एडोलसेंट इज डिफाइंड एज वन हु हैज़, मैंने आपको बताया था कि एडोलसेंट की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है। एडोलसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, किशोर। ठीक है, वयस्क कौन होता है, एडल्ट होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, किशोर की परिभाषा किस व्यक्ति ग्रुप में की गई है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है कि हु हैज कंप्लीटेड 13 ईयर्स और बट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, 13 टू, पहला ऑप्शन क्या है,
ऐसा बंदा जो 13 से 18 के बीच में है, राइट। कंप्लीटेड हिज 14th ईयर्स ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, ठीक है। कंप्लीटेड हिज 14th ईयर्स ऑफ एज बट हैज़ नॉट इन 21st ईयर, 13 ईयर एंड 21st ईयर। तो आपको पता है दोस्तों, ऐसे लोग जो हैं, बी देखिए, बी क्या कर रहा है कि 14 से 18 साल के जो बीच में, हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स, 14 ईयर्स कंप्लीट किया बट 18 ईयर्स से कम है, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, एडोलसेंट, एज पर द फैक्ट, जो एडोलसेंट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, किशोर, ठीक है। तो हु हैज़ कंप्लीटेड 14 ईयर्स बट नॉट मोर देन 18 ईयर्स, दे आर कॉल्ड एज ए एडोलसेंट या वयस्क, सॉरी किशोर, जो 14 से 18 साल के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर है यहाँ पे बी, बी इज द आंसर। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपको एक्ट को कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियरली दिखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ऑन डेट सेल नॉट एक्सीड, पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम ग्रेचुटी, ग्रेचुटी क्या होता है, आपको जो लोग जिनके पेरेंट्स जॉब में होंगे उनको पता होगा कि जब रिटायर होते हैं आप, रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम कुछ लमसम अमाउंट मिलता है ग्रेचुटी के फॉर्म में, ठीक है। वो आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने साल सर्विस किया है। उसका एक रूल ये है कि पर ईयर 15 डेज ऑफ सैलरी, आपने जितने साल सर्विस किए हैं उसके हिसाब से पर ईयर 15 डेज की सैलरी को ऐड करके प्रेजेंट बेसिक जो होता है रिटायरमेंट के टाइम, जो आपकी प्रेजेंट बेसिक पे होता है उसके हिसाब से आपको बेसिक प्लस डीए, उसके हिसाब से आपकी ग्रेचुटी है डिसाइड की जाती है। बट उसमें कुछ सीलिंग है कि आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इवन दो आपकी उससे ज़्यादा ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है, ठीक है। वही पूछ रहा है कि कितना है। ऑप्शन क्या है, देखिए 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपीज़, राइट। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। जब वो एग्ज़ाम उस टाइम हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम में ये था, सॉरी यहाँ पे भी ये रॉन्ग है थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या किया गया था उस टाइम 10 लाख था जब एग्ज़ाम किया गया था, ठीक है। जब एग्ज़ाम हुआ था कितना था, 10 लाख था। 2015 में इट वाज 10 लाख, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू व्हाट, 20 lakhs, ओके। अभी क्या ये 20 lakhs हो गया है। तो प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, ग्रेचुटी का मैक्सिमम लिमिट क्या है, इट इज 20 lakhs, 20 लाख रुपए है। बट 2015 में क्या था, ये 10 लाख था। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या था, डी था, ठीक है। उस टाइम यहाँ देखिए जो अमेंडमेंट कब लाया गया था, ग्रेचुटी अमेंडमेंट 2008। ये पूछ सकता है कि किस अमेंडमेंट के तहत ग्रेचुटी को बढ़ाया गया था। दे मे आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, इन कमिंग एग्जामिनेशन। ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट बिल ऑफ 2018 का जो अमेंडमेंट बिल था उसमें प्रपोज किया गया था कि इसको हम 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख रुपए कर देंगे, राइट। तो ग्रेचुटी का ये रूल होता है, ठीक है। मैं बताया था आपको कि ईच ईयर इसका एक फार्मूला होता है कि 50, बट मैं सिंपल टर्म में बता रहा हूँ कि आपको आपका ईच कंप्लीटेड ईयर 15 डेज सैलरी आपको एज पार्ट ऑफ ग्रेचुटी आपको दी जाएगी, राइट, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी 14 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन सेक्शन 18 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डील्स विथ, ठीक है, इसका डायरेक्ट सेक्शन भी पूछता है कि सेक्शन 18 जो है, ठीक है, सेक्शन 18 सॉरी ओके, सेक्शन 18 जो मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 18 है उसका किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, क्वांटम ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, एलिजिबिलिटी फॉर अ मैटरनिटी बेनिफिट, फोर फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, या नन ऑफ दीज, ठीक है। जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है उसके अंदर ये कौन सी धारा 18 क्या है, सेक्शन 18, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों सी क्या कहता है कि फोर फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मतलब कि आपका जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसको उसका हक छीन लेना, मैटरनिटी बेनिफिट का जो अधिकार है उसको छीन लेना, फोर फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। ये सेक्शन 18 में है। वो किस ग्राउंड पे देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन भी दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप। ये फोर फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, इफ अ वुमेन वर्कर्स
works and in any establishment after she has been permitted by her employer to stay absent under the provisions of section 6 of for any period during such authorized absence, she shall be for the maternity benefit of such period. सिंपल टर्म में से क्या क्या एक्सप्लेनेशन है कि अगर मान लीजिए कोई लेडी है, कोई वीमेन है जो सेक्शन 6 के तहत मैटरनिटी लीव पे है, बट वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है उस दौरान, उसने मान लीजिए मैटरनिटी लीव ले लिया, बट उस दौरान वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, इफ़ एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, तो उसका जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो फोर फीचर कर लिया जाएगा सेक्शन 18 के तहत, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी, फोर फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, एज पर द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है, अ पर्सन who has not completed 15 years of age is defined as, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 है उसके अंदर ऐसा बंदा जो क्या है, लेस देन 15 ईयर्स है, कितना, लेस देन 15 ईयर्स, ठीक है। हाउ मच, लेस देन 15 ईयर्स, ओके, 15 साल से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए, एडोलसेंट, टीनेजर, चाइल्ड, एडल्ट, ठीक है। आपको बताया था मैंने, आप लर्डली हमने अपने जो एक्ट का डिस्कशन था फैक्ट्रीज एक्ट का, अगर वीडियो चाहिए दोस्तों आपको, फैक्ट्रीज एक्ट का डिस्कशन हमने अपने वीडियोस में ऑलरेडी कर रखा है हमारे ऐप पे, उसको आपको पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा जो उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, राइट। तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐप पे जाकर वो देख सकते हो, ठीक है। इसका जो आंसर देखिए दोस्तों, चाइल्ड 15 साल से कम अगर है तो ही विल बी कॉल्ड एज ए चाइल्ड एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, चाइल्ड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ही विल बी पार्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था कि लेस देन 15 है तो चाइल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर वो सपोज 15 और 18 के बीच में है, ठीक है, ही विल बी पार्ट ऑफ व्हाट, एडोलसेंट, ठीक है, ओके। एंड इफ ही इज ग्रेटर देन 18 ही विल बी पार्ट ऑफ एडल्ट, ही विल कॉल्ड एज ए एडल्ट। ये है, क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी करके, राइट। लेस देन 15 चाइल्ड, 15 to 18 एडोलसेंट, ग्रेटर देन 18 एडल्ट। दिस इज एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एक्ट में कहीं कहीं अलग अलग डेफिनेशन दी गई दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस एक्ट के तहत, क्योंकि अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कौन सा, दूसरा एक्ट के तहत था, उसके अंदर दूसरा डेफिनेशन था, राइट। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये इसका प्रोविजन है, ठीक है। ये समरी आपको ध्यान रखना है कि चाइल्ड लेस देन 15, एडोलसेंट 15 टू और 18 के बीच में, 15 से 18 के बीच में, एडल्ट है तो 18 से ज़्यादा होगा उसकी उम्र, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, अंडरस्टूड। नो, चलो मूव। 16 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन, द पावर ऑफ इंस्पेक्टर इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। आपको पता है कि हर फैक्ट्री में एक इंस्पेक्टर होते हैं जो फैक्ट्री के सुपरविजन के लिए सुपरवाइज करते हैं कि उसमें कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ऑप्शन देखिएगा, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सेक्शन 9। सेक्शन 9 में देयर इज अ डिस्कशन फॉर पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो यू कैन सी, आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि सेक्शंस, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, फैक्ट्स, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 17 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज प्रपोज्ड इन 1952। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट को जो 1952 में प्रपोज किया गया था। आपको जस्ट ईयर भी याद रखना है, कौन सा एक्ट किस ईयर में था, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शंस क्या, माइंस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे। जैसे माइंस एक्ट कब है, ये है 1952 में, सॉरी 1952, ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हमने देखा था अभी कब था, 1936।
सारे एक्ट का आपको एटलीस्ट ईयर होना चाहिए। ट्रेड यूनियन एक्ट कब है? 1926। ओके। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट क्या है? ये भी 1936 है। ठीक, सॉरी ये 65 है, 65। ओके 65। तो इसका आंसर क्या है? माइंस एक्ट 1952। ओके, तो आंसर देखिए ए है इसका, ए इज द आंसर। ट्रेड यूनियन 1926, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1965, पे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1936। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ओके, चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। पूछ रहा है कि थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सोशल रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो आपको पता है किसी भी इंडस्ट्री में, इस्टेब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में कोई भी जो एम्प्लॉई या एम्प्लॉय के भी रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR। ऑलरेडी हमारे ये टॉपिक में मेंशन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, आपको जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ 19 क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 4 मिनिमम ऑपरेशन शुड हैव रिटन नोटिस बी गिवन। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग, यहाँ से थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, क्या है? ये माइनिंग है, माइनिंग मतलब जो खुदाई करते हैं। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी, राइट। खनन कार्य शुरू होने से कितने महीने पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए? आपको कितने महीने पहले नोटिस देना है अगर आप कोई माइनिंग एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं? ऑप्शन देखिए, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ एंड 4 मंथ्स। ठीक है, एज पर द जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, माइंस एक्ट है 1952, ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। माइंस एक्ट 1952। ठीक है, इसमें सेक्शन 16 में क्या है? एटलीस्ट, ठीक है, आपको क्या है कि मिनिमम जो है 1 मंथ नोटिस देना है, रिटर्न मस्ट बी एटलीस्ट 1 मंथ एडवांस द। ठीक है, ये थोड़ा सा आंसर यहाँ पे वो है, ये इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो 1 मंथ बिफोर आपको नोटिस देना है, राइट। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, कुछ भी आप खनन कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो आपको 1 महीने पहले कम से कम नोटिस देनी है। ठीक है, चलो ये 1900 क्वेश्चन था। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2015 का, उसका जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का नॉलेज होना, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 20th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ओनर्स, एजेंट्स एंड मैनेजर्स ऑफ एवरी माइंस आर डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट 1952। पूछ रहा है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ओनर्स की, एजेंट्स की एंड मैनेजर्स की, ठीक है, एवरी माइन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? ठीक है, वही पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 16, 27, 18, 19। इसका आंसर क्या है? देखिए सी, राइट। ये सारे चीज़ें आपको एक्ट में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो इसका मेरा सजेशन क्या है, आप सारे एक्ट का ओरिजिनल जो एक्ट है, बेयर एक्ट, वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वो अपने पास रखिए, उसको जस्ट गो थ्रू करिए, रीडिंग करिए, राइट। उसको याद करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इतने सारे सेक्शन आप कैसे याद कर पाओगे? इम्पॉसिबल। अगर आप एक बार में सोचो कि फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सारे एक्ट को एकदम से याद कर लेता हूँ, तो आप 17 एक्ट हैं टोटल, 17 टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, आप कैसे याद कर पाओगे? इम्पॉसिबल। आपको क्या करना है, आप एक्ट को उसको रीडिंग करिए, जस्ट उसको समझने की कोशिश करिए। बाद में आप धीरे धीरे जब दोबारा पढ़ेंगे तो आप उस पर थोड़ा फोकस करिए, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, उस पर MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो सेक्शंस नंबर्स याद होते जाएंगे आपको, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। वो उसका तरीका है। ठीक है, आप जस्ट बैठ के लेके एक्ट लेके कि हम एक सेक्शन है, एक सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ऐसा ऐसा करके टॉपिक वाइज याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, आप भूल जाओगे। एक एक्ट का याद कर लोगे, कितने याद करोगे? 17 एक्ट हैं टोटल, 17 टॉपिक हैं। अंडरस्टूड? तो ये इसका तरीका होता है। देखिए, तो यहाँ पर वही लिखा है, सेक्शन सी, सॉरी आंसर सी है इसका। ठीक है, सेक्शन 18 ड्यूटीज और उसमें मेंशन किए गए हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।